नमस्कार प्यारे साथियों, जय हिंद। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल, जहाँ पे हम लोग टेक्निकल से जुड़े अच्छे अच्छे टॉपिकों के बारे में, जो नॉलेजफुल टॉपिक होते हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ओके, तो आज हम लोग एक नया टॉपिक लेकर आए हैं आप लोग के लिए। और आज के टॉपिक में हम लोग देखने वाले हैं कि हम लोग जो कोई भी कंपोनेंट बनाते हैं, कोई भी जॉब बनाते हैं, तो उसका क्या करते हैं, मेजरमेंट लेते हैं। और मेजरमेंट लेने का क्या है कि अलग अलग प्रोसेस होता है, अलग अलग तरीका होता है। तो वो प्रोसेस क्या है, वो किस तरीके से लिए जाते हैं, इसके बारे में आज हम लोग जानने वाले हैं। तो आज का टॉपिक जो हमारा रहने वाला वो है मेजरमेंट एंड टूल्स। मतलब कि मेजरमेंट किस तरीके से लेना है और उसके लिए किस प्रकार के टूल का उपयोग हम लोग करते हैं। तो ये सब बातें आज हम लोग जानने वाले हैं। ओके, तो प्यारे सहपाठियों, आज का क्लास जो आप लोग अच्छे से एंजॉय कीजिएगा, अच्छे से पढ़िएगा। इस क्लास को अगर आप समझते हैं तो हमको लगता है ऐसा कि इनसे रिलेटेड आपको हमेशा एग्ज़ाम में एक या दो क्वेश्चन आते ही रहते हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार का एग्ज़ाम क्यों ना हो। इसरो, बार इत्यादि जितने भी प्रकार के वैकेंसीज आते हैं उसमें इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है। जबकि आपको दैनिक जीवन में भी इसका काफ़ी ज़्यादा उपयोग है, और मैकेनिकल फील्ड में है या तो आप इंजीनियरिंग फील्ड में है तो इसका काफ़ी ज़्यादा योगदान रहने वाला है। ओके, तो आज का टॉपिक जो है मेजरमेंट एंड टूल, इसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे इंट्रोडक्शन के बारे में कि इंट्रोडक्शन इसमें क्या दिया गया है। उसके बाद देखेंगे यूनिट ऑफ मेजरमेंट, मेजरमेंट के कितने प्रकार के यूनिट होते हैं। ओके, तीसरा देखेंगे हम लोग मेजरमेंट मेथड की, मेथड जो तरीके जो हैं वो मेजरमेंट के कितने प्रकार के तरीके होते हैं। उसके बाद चौथा दिया गया हमें टॉपिक के तौर पे टाइप्स ऑफ मेजरमेंट, मतलब कि मेजरमेंट के कितने तरीके होते हैं। ओके, उसके बाद देखेंगे सम डायरेक्ट मेजरिंग टूल, जो हमारा टूल जो होता है जिसकी सहायता से हम लोग मेजरिंग लेते हैं, उसमें कुछ टाइप्स होते हैं जो डायरेक्ट होते हैं, कुछ होता है इनडायरेक्ट मेजरिंग टूल, इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। उसके बाद कुछ होता है कंपैरेटिव मेजरिंग टूल। तो कंपैरेटिव मेजरिंग टूल क्या होता है, इन सब बातों को आज हम लोग आज की क्लास में जानने वाले हैं। ओके, तो चलिए क्लास को अच्छे तरीके से स्टार्ट करते हैं और हम लोग चलते हैं अपने आगे की टॉपिक पे। तो सबसे पहला टॉपिक हमने लिया है क्या, इंट्रोडक्शन को जानना हमें कि इंट्रोडक्शन क्या है। ओके, तो इंट्रोडक्शन को देखते हैं, चलिए इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो प्यारे साथियों, आप लोग यहाँ देख रहे हैं इंट्रोडक्शन का पेज हम लोग के सामने खुल कर आ चुका है। और इंट्रोडक्शन में सबसे पहले यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा माप, मतलब कि मेजरमेंट किसे कहते हैं। ओके, तो मेजरमेंट के बारे में जानेंगे, किसी वस्तु या पार्ट्स की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, मोटाई और व्यास आदि साइज को ही हम लोग माप कहते हैं। यहाँ पे थोड़ी मिसप्रिंट हो चुकी है, ये जो है माप लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, इसे माप कर लीजिएगा। क्या लिखा हुआ है, माप लिखा हुआ है। ओके, तो क्या बताया गया, किसी वस्तु या पार्ट्स की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, मोटाई और व्यास जो होता है, मतलब कि ये सब जो दिए गए लंबाई चौड़ाई, इसी को क्या कहा जाता है, माप कहा जाता है। अब इसको कैसे मेजर करते हैं इसके बारे में हमें जानना है। तो इसके आगे देखते हैं, इसमें बताया गया क्या कि माप के ऊपर ही कारखानों का सारा उत्पादन निर्भर करता है। जो भी इंडस्ट्री होता है उसका उत्पादन जो होता है वो किस चीज़ पे निर्भर करता है, तो माप पे निर्भर करता है। अगर आपको जो एक्चुअल साइज़ दिया गया है और उस साइज पे अगर कोई भी कंपोनेंट तैयार नहीं किया जाएगा तो क्या होगा, वो जॉब रिजेक्ट हो जाएगी। तो इस बात को इस यहाँ पे क्या है, ज़्यादा ध्यान देना है कि हमारा जो कंपोनेंट है उसको अपने साइज में बनाकर तैयार करना। ओके, तो ये बात को हमेशा ध्यान रखना है। उसके बाद यहाँ दिखाया गया आप लोग को कुछ एग्जाम्पल के तौर पे कि ये जो है मेजरिंग लिया जा रहा है। मेजरिंग किस तरीके से लिया जा रहा है, तो ये कैलीपर है और कैलीपर के द्वारा स्टील रूल पे मेजरिंग लिया जा रहा है। कुछ ऐसे भी होते हैं जो डायरेक्ट स्टील रूल से ले रहे हैं मेजरिंग। उसके बाद कुछ ऐसे भी मेजरिंग होते हैं जो कि किसी दूसरे कंपोनेंट की सहायता से उसको मैच करके देख लिया जाता है। ओके, तो ये थी हमारे माप के बारे में। तो हम लोग आगे बढ़ेंगे, आगे इसमें क्या बताया गया है। आगे देख रहे हैं हमें दिया गया यूनिट ऑफ मेजरमेंट, मतलब कि मेजरमेंट जो लेते हैं उसके कितने प्रकार के यूनिट होते हैं, मतलब कि वो कितने प्रकार में मापे जाते हैं। ओके, तो यहाँ पहला पहला दिया गया है, भारत में माप के दो प्रमुख इकाइयाँ प्रचलित है। मतलब हमारे भारत में जो है दो प्रकार की माप का जो इकाई है वो प्रचलित है। तो ये कौन कौन से होते हैं, तो एक होता है हमारा ब्रिटिश प्रणाली और एक होता है हमारा मेट्रिक प्रणाली। क्या क्या होता है, ब्रिटिश प्रणाली और मेट्रिक प्रणाली। तो ब्रिटिश प्रणाली के बारे में देखेंगे हम लोग। यह प्रणाली हमारे देश में पहले प्रचलित थी, यह अभी ज़्यादा नहीं लेकिन पहले क्या थी, बहुत ज़्यादा प्रचलित थी। जिस टाइम में अंग्रेज हमारे भारत पे शासन किया करते थे उस टाइम की ये प्रणाली है। ओके, इसे फुट पाउंड और सेकंड प्रणाली एफपीएस भी कहते हैं। इसे क्या कहा जाता है, तो एफपीएस कहा जाता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे,
इसका फुल फॉर्म होता है फुट पाउंड सेकेंड। ओके, इस प्रणाली में अंतर्गत लंबाई का माप इंच में, फुट और गज में क्या कहा गया, तो इस प्रणाली के अंतर्गत लंबाई का माप जो होता है इंच में, फुट में और गज में लिया जाता है, भार का पाउंड में एवं समय का सेकंड में माप लिया जाता है। ओके, तो ये हमारे माप में ब्रिटिश प्रणाली के बारे में बताया गया कि इसमें जो होता है इसे FPS प्रणाली कहा जाता है, और लंबाई का माप जो होता है इंच में, फुट में और किस में, गज में लिया जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये बोला गया। उसके बाद भार का पाउंड में और समय का सेकंड में लिया जाता है। FPS की कुछ महत्वपूर्ण इकाई दिया गया है जो कि आपको नीचे दिखा रहे हैं हम। यहाँ पे दिया गया लंबाई के माप। तो लंबाई में जो होता है ब्रिटिश प्रणाली में 1 मील बराबर होता है 1760 गज, और इसी को अगर फुट में बदलते हैं तो 5280 फुट हो जाता है, मतलब कि 5280 फुट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद दिया गया 1 गज बराबर होता है 3 फुट, जिसे हम 36 इंच भी कह सकते हैं। उसके बाद 1 फुट बराबर 12 इंच। ये कुछ मेजरमेंट हैं जो कि आपको PDF के माध्यम से आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिएगा तो वहाँ से आपको मिल जाएंगे, या तो आपको डिस्क्रिप्शन के लिंक में भी आपको इसका PDF मिल जाएगा। ओके, उसके बाद बताया गया ताप के माप। ताप के माप में क्या बताया गया, सेंटीग्रेड में बताया गया 1 सेंटीग्रेड बराबर 0 डिग्री से लेकर 100 डिग्री सेल्सियस तक पाया जाता है। फ़ारेनहाइट जो होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से 212 फ़ारेनहाइट तक पाया जाता है। 100 डिग्री सेल्सियस बराबर कितना होता है, तो 180 फ़ारेनहाइट होता है। ओके, F का मतलब यहाँ फ़ारेनहाइट है और C का मतलब डिग्री सेल्सियस। ओके, उसके बाद आप लोग यहाँ देखेंगे कोण के माप में एक वृत्त बराबर 360 डिग्री होता है। एक वृत्त मतलब कि एक पूरा रोटेशन जो होता है वो कितना होता है, 360 डिग्री होता है। उसके बाद बताया गया एक समकोण बराबर कितना होता है, 90 डिग्री होता है। इसी में अगर मान के चलिए ये कितना डिग्री हो जाएगा, तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। ओके, इसके बाद दिखाएगा 1 डिग्री बराबर 60 मिनट, जो कि आप लोग जानते हैं, और अगर नहीं जानते तो आपको हम बता रहे हैं कि 1 डिग्री बराबर कितना होता है, 60 मिनट। आपको इससे रिलेटेड जितने भी क्या है इकाई हैं, माप के कुछ इकाई जो हैं, उसका सारा PDF आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो आप लोग वहाँ टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिएगा, नहीं तो आप लोग क्या करेंगे, यहाँ हमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको ये चीज़ मिल जाएगी। ओके, आगे देखते हैं। आगे हमें मीट्रिक प्रणाली के बारे में बताया गया। मीट्रिक प्रणाली में क्या बताया गया, आजकल विश्व के अधिकतर देशों में इस प्रणाली का प्रचलन है। मतलब ये प्रणाली जो है आजकल विश्व में पूरा जगह बहुत ज़्यादा देशों में चलती है। उसके बाद बताया गया भारत के इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ISO किसके द्वारा, ISO के द्वारा के आधार पर इसे स्वीकृति दी गई है। तो मतलब मीट्रिक प्रणाली को ISO के द्वारा स्वीकृति मिल गई है, जिसके द्वारा ये भारत में ज़्यादा प्रचलित है। ओके, इसमें लंबाई को मीटर, वजन को ग्राम में और समय को सेकंड में तथा ताप को सेल्सियस में मापते हैं। क्या कहा गया कि इसमें लंबाई को मीटर में, वजन को ग्राम में और सेकंड को, समय को सेकंड में नापते हैं, और तापमान जो होता है हमारा सेल्सियस में नापा जाता है। ये हमारे मीट्रिक प्रणाली की बात है। मीट्रिक प्रणाली में इस प्रकार से माप लिए जाते हैं। ओके, उसके बाद इसमें भी कुछ हमें मेजरमेंट दिए गए हैं, मेजरिंग के इकाई दिए गए हैं, तो इसको भी हम देख लेते हैं। पहला देगा लंबाई का माप। तो लंबाई में बताएगा 1 मिलीमीटर बराबर 1000 म्यू। म्यू मतलब क्या होता है, माइक्रोन। ओके, माइक्रोन के बारे में बताया गया कि 1 mm में कितना माइक्रोन होता है, तो 1000 माइक्रोन होता है। 1 माइक्रोन बराबर बताएगा 0.001 mm। ये हमारे मीट्रिक प्रणाली की बात कही गई है। 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर और 1000 मिलीमीटर। ये हमारे मीट्रिक प्रणाली मतलब कि CGS सिस्टम की बात बताई गई। CGS सिस्टम मतलब कि सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। कोण के माप में बताएगा 1 वृत्त बराबर 400 ग्रेड। इससे पहले हमने बताया 1 वृत्त बराबर 4 समकोण, लेकिन ग्रेड में जब जाते हैं तो कितना हो जाता है, 400 ग्रेड हो जाता है। ओके, इस बात को ध्यान रखेंगे। 1 समकोण बराबर 100 ग्रेड होता है। उसके बाद 1 ग्रेड बराबर 100 मिनट। तो इन सब बातों को आप याद रखेंगे। ये यूनिट जो है आपको याद कर लेना है, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं। ओके, उसके बाद बताया गया समय का माप। समय का माप मीट्रिक में कैसे लिया जाता है ये समझते हैं। 60 सेकंड बराबर 1 मिनट होता है। 60 मिनट बराबर 1 घंटा होता है। ये तो आप घड़ी देखते तो आपको ये पता होगी, तो ये बातें जानने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कुछ इसमें और यूनिट हैं, इकाई हैं, जो कि आपको जानने की बहुत ज़रूरी है। तो आपको टेलीग्राम जरूर से ज़रूर ज्वाइन कर लेना, और वहाँ से आपको जो प्रोवाइड किया जाएगा नोट्स उसे याद कर लेना है। 24 घंटा बराबर होता है 1 दिन और 1 रात, तो टोटल मिला के 24 घंटा हो जाता था। तो ये कुल मिला के हमारा क्या था कि हमारा कुछ इकाई दिया गया था मीट्रिक में, जिसे हमने आपको बताया, और आपको इसे याद कर लेना। ठीक है, ये ISO के द्वारा इसे
स्वीकृति दी गई है, मान्यता प्राप्त है ये IAS को द्वारा, और ये जो है विश्व के बहुत सारे देशों में चलती है। ओके, इसके आगे देखेंगे ब्रिटिश तथा मीट्रिक प्रणाली में संबंध। ब्रिटिश तथा मीट्रिक प्रणाली में कुछ संबंध है जो कि हमें बताया गया, एक साथ बताया गया। अब ऐसा क्यों बताया गया, इस बात को हम आपको पहले बता देते हैं। मान के चलिए कि इंग्लैंड में क्या चलता है, वो चलता है ब्रिटिश प्रणाली, ओके, और हमारे भारत में चलता है मीट्रिक प्रणाली। पर कोई ऐसा प्रोडक्ट है, जो कोई ऐसा कंपोनेंट है जिसका उत्पादन इंग्लैंड में होता है, ओके, और इंग्लैंड में होता है, तो क्या होगा कि वो तो बनाएंगे किस चीज़ में, वो अपने FPS प्रणाली में बनाएंगे जो भी कंपोनेंट बनाना है तो। और हमें अगर उस कंपोनेंट की ज़रूरत भारत में पड़ गई तो क्या होगा कि अब हमें वो चाहिए CGS सिस्टम में, तो ये तो कहीं ना कहीं मैच नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए क्या किया गया कि एक और यूनिट का निर्माण किया गया जिसे कहते हैं SI यूनिट। क्या कहते हैं? SI यूनिट, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, ओके। जिसके तहत क्या होता है कि ब्रिटिश प्रणाली और मीट्रिक प्रणाली दोनों का कंबाइंड कैलकुलेशन करके एक अलग सा यूनिट बनाया जाता है जिसको सारे विश्व में माना जाता है। तो इसीलिए जो हमारे ब्रिटिश प्रणाली को और मीट्रिक प्रणाली को जब कैलकुलेट किया गया तो उससे निकलने वाले कुछ यूनिट जो है उसी को हम यहाँ आपको बताने वाले। समझ में आया क्यों बनाया गया ये प्रणाली? क्योंकि कुछ प्रोडक्ट जो होते हैं अलग अलग देशों में अलग अलग स्टैंडर्ड के द्वारा बनाए जाते हैं, अलग अलग कहीं के द्वारा बनाई जाती है, तो उसमें प्रॉब्लम होती है। तो उसको सॉल्व करने के लिए क्या किया गया, तो उनका कैलकुलेशन करके एक अलग यूनिट बनाया गया, ओके। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि 1 इंच जो है हमारा क्या होता है, वो FPS प्रणाली का सिस्टम है, जबकि हमारा 25.4 mm जो है वो हमारा मीट्रिक प्रणाली का है। मतलब कि FPS को किस में बदला गया, मीट्रिक प्रणाली में, और उसी को मीट्रिक प्रणाली को फिर आगे बढ़ाया गया तो 0.0254 सेंटीमीटर में बदल दिया गया। उसके बाद अगला देखेंगे 1 फुट जो हमारा वो FPS का है 1 फुट, और वो जो हमारा मीट्रिक में बदलते हैं तो कितना हो जाता है 30.48 सेंटीमीटर, ओके। उसको सेंटीमीटर में बदलेंगे 0.3048, ये हमारा मीटर में हो जाएगा। इसके बाद 1 गज को देखेंगे तो ये होता है 0.914 मीटर। उसके बाद 1 मील को देखेंगे तो 1.6093 किलोमीटर। ये हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, आप इसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये क्यों बदला गया इसके बारे में भी हमने आपको बता दिया। क्लियर यहाँ तक? इतना जानने के बाद हम लोग जब आगे बढ़ते हैं तो उसमें मिलता है हमें क्या, मेजरमेंट मेथड, कि हम लोग जो मेजरमेंट करते हैं वो किस मेथड के द्वारा करते हैं, ओके। तो इन मेथड को हम लोग देखेंगे कि मेथड क्या कहता है हमें, ओके। तो मेथड को देख रहे हैं हम। मेथड में सबसे पहले बताया किसी भी जॉब का माप हम निम्न 3 प्रकार का ले सकते हैं। क्या कहा गया कि किसी भी कंपोनेंट का, किसी भी जॉब का जो होगा मेजरमेंट हम 3 तरीके से ले सकते हैं। वो क्या क्या तरीका हो सकता है इसके बारे में देखेंगे। तो पहला बताया गया प्रत्यक्ष माप, मतलब कि डायरेक्ट मेजरिंग। डायरेक्ट मेजरिंग में क्या होता है, इस विधि में किसी जॉब का माप सीधे स्टील रूल, वर्नियर कैलिपर, माइक्रोमीटर इत्यादि से मापा जाता है, जिसकी रीडिंग सीधी पढ़ ली जाती है। ये पढ़ने से आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन अगर हम समझा दें तो आप इजीली समझ जाएंगे। अब कभी कभी क्या होता है कि आप वर्कशॉप में काम कर रहे हैं और काम करते समय कोई कंपोनेंट है जिसको आपको क्या करना है, मेजर करना है। आपको हमने रॉ मटेरियल दिया, आप क्या करेंगे, स्टील रूल डायरेक्ट लगाएंगे और जो सेंटीमीटर या मिलीमीटर जिसमें भी आपको मेजरिंग लेना है वो आप डायरेक्टली देखेंगे और बता देंगे कि इतना मिलीमीटर या इतना सेंटीमीटर है। तो इस प्रकार का मेजरमेंट जो होता है वो होता है डायरेक्ट मेजरमेंट, जिसमें क्या होता है कि आप कंपोनेंट के सीधे टच में टूल को लाते हैं और जो रीडिंग होती है वो पढ़ लेते हैं। इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं डायरेक्ट मेजरिंग, मतलब कि प्रत्यक्ष माप, ओके। यहाँ पे दिखाया गया आपको एग्जांपल, यहाँ स्टील रूल के द्वारा क्या किया जा रहा है, तो डायरेक्ट मेजरिंग की जा रही है। ये कितना है, 6.5 का समथिंग में, ओके। इसके बाद माइक्रोमीटर से देखा जा रहा है। उसके बाद वर्नियर कैलिपर से भी जो होता है वो भी डायरेक्ट मेजरिंग होता है। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। अब देखते हैं प्रत्यक्ष माप के बाद क्या बताया गया है। प्रत्यक्ष माप के बाद अगला आता है हमारा अप्रत्यक्ष माप। क्या आता है? अप्रत्यक्ष माप, मतलब कि इनडायरेक्ट मेजरिंग। इनडायरेक्ट मेजरिंग किस प्रकार का होता है, तो इस विधि में पहले जॉब का माप आउटसाइड कैलिपर, इनसाइड कैलिपर इत्यादि से लिया जाता है। अब क्या होता है कि ऐसा मेजरमेंट जिसमें क्या होता है कि कोई कंपोनेंट होता है हमारा, उस कंपोनेंट का पहले हम लोग क्या करते हैं, तो कैलिपर से इनसाइड कैलिपर हो, आउटसाइड कैलिपर हो, या तो टेलीस्कोपिंग गेज हो, या हर्मोफ्रोडाइट गेज हो, इस प्रकार के गेज होते हैं जो कि इनडायरेक्ट मेजरिंग टूल होते हैं। जिससे क्या करते हैं हम लोग पहले कि हम लोग कैलिपर लेते हैं और कैलिपर में देखिए यहाँ पहले क्या किया है कि वो पहले मेजरिंग लिया है
आउटसाइड में भी देख सकते हैं, ये पहले क्या किया, उतना उसके लेग को खोला गया और उससे मेजर ले रहा है। ओके, इसके बाद करेंगे क्या हम लोग, जितना उसका क्या होगा कि मुंह खुला रहेगा, जितना खुला हो उतना क्या करेंगे, उस माप को स्टील रूल पर माप लिया जाता है और रीडिंग ली जाती है। यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या किया कि पहले मेजरिंग ली, मेजरिंग लेने के बाद क्या किया, स्टील रूल पे ले गए और स्टील रूल पे जो भी मेजरिंग होगी उस मेजरिंग को रीड कर लेंगे कि इतना सेंटीमीटर इतना मिलीमीटर हमारा ये कंपोनेंट है। तो ये होता है अप्रत्यक्ष माप, इनडायरेक्ट मेजरिंग। ओके, इसके बाद हमें दिखाया गया एक और मेजरिंग जो कि हम आपको दिखा रहे हैं अभी, तीसरा हमारा तुलनात्मक मेजरिंग। क्या, कंपैरेटिव मेजरमेंट। क्या होता है, कंपैरेटिव मेजरमेंट। अब ये किस प्रकार का होता है, इस विधि में जॉब को माप किसी गेज अथवा मास्टर जॉब की तुलना करके किया जाता है। अब क्या होगा कि इस ऐसे प्रकार में क्या होगा कि हम जॉब का मेजरिंग जो लेंगे वो कैसे लेंगे, तो या तो कोई एक ऐसा गेज होगा जिसमें उसका जो होगा माप पहले से फिक्स होगा और हम उस कंपोनेंट में टच करेंगे और वो अगर मैच कर जाता है तो समझ जाएंगे कि ये कंपोनेंट तैयार हो चुकी है। और नहीं तो कोई एक मास्टर जॉब होगा जिसको हम टेम्पलेट भी बोलते हैं, तो टेम्पलेट के जरिए हम लोग ऐसा माप लेते हैं। कैसा माप, तुलनात्मक माप। क्लियर है यहाँ तक, तुलनात्मक माप हम लोग लेते हैं। आप लोग यहाँ एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि एग्जाम्पल में यहाँ क्या है, रेडियस गेज से चेकिंग की जा रही है। उसके बाद हमारा क्या है कि हमारा थ्रेड गेज से चेक किया जा रहा है। उसके बाद आप ट्राई स्क्वायर से देख रहे हैं कि ट्राई स्क्वायर से कंपोनेंट को सीधे डायरेक्टली चेक किया जा रहा है कि 90 डिग्री में है, यह है या नहीं है। ओके, तो ये थी हमारे अप्रत्यक्ष माप। 3 प्रकार के माप होते हैं, डायरेक्ट मेजरिंग, इनडायरेक्ट मेजरिंग एंड कंपैरेटिव मेजरिंग। ओके, तो प्यारे साथियों ये हमारे माप का कुछ तरीका था जो कि हमने आप लोग को बता दिया। अब इसके आगे देखते हैं हमें क्या जानने की ज़रूरत है। अब हम जब ने माप का तरीका जान लिए कि किस किस तरीके से हम लोग माप ले सकते हैं, डायरेक्ट मेजरिंग, इनडायरेक्ट मेजरिंग, उसके बाद हम लोग जब आगे बढ़ते हैं तो आगे पढ़ना हमें टाइप्स ऑफ मेजरमेंट कि मेजरमेंट के कितने प्रकार होते हैं। ओके, टाइप्स ऑफ मेजरमेंट के बारे में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ मेजरमेंट, तो किसी भी पार्ट या जॉब का माप निम्नलिखित प्रकार का होता है। किसी भी कंपोनेंट का जब मेजरिंग लेंगे तो क्या होगा कि ये निम्नलिखित प्रकार के होंगे। जो निम्नलिखित प्रकार जो है आगे नीचे हमने आपको दिखाया है। पहला दिखाया गया लंबाई के माप। लंबाई के माप किस तरीके से लेंगे, तो लंबाई में जो होता है जॉब या पार्ट्स के वे माप जिसमें लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, ऊंचाई और व्यास दर्शाया जाता है। क्या बताया गया कि लंबाई के माप मतलब लीनियर मेजरमेंट। लंबाई के माप मतलब लीनियर मेजरमेंट। लीनियर मेजरमेंट में क्या मतलब क्या होगा कि एक सीधी रेखा में जो भी मेजरमेंट लिया जाएगा उसे बोला जाएगा लंबाई के माप, लीनियर मेजरमेंट। जैसे कि होता है लंबाई में ले लीजिए, चौड़ाई में ले लीजिए, ऊंचाई में ले लीजिए, मोटाई में हो जाए या तो व्यास में हो। तो व्यास में भी हम लोग जब मेजरिंग करते हैं तो वो क्या होता है, लीनियर होता है, एक सीधी रेखा में होता है। इसीलिए ये सब क्या हो जाएंगे, तो लंबाई के माप हो जाएंगे तथा ये माप सीधी रेखा में मापे जाते हैं। हमने अभी बताया उन्हें लंबाई के माप कहते हैं। ये क्लियर है आप लोग को, क्या कहा जाता है, उसे लंबाई के माप कहा जाता है। ओके, यहाँ पे आप लोग को एग्जाम्पल दिखाया गया है कि ये वर्नियर कैलिपर से सीधी माप ली जा रही है क्योंकि हमारा वर्नियर स्केल जो होता है वो सीधा होता है, तो वर्नियर स्केल पे हमें लीनियर मेजरमेंट मिलते हैं। उसके बाद आप लोग को यहाँ स्टील रूल दिखाया गया है। स्टील रूल की सहायता से भी लीनियर मेजरमेंट लिया जाता है, माइक्रोमीटर से भी लीनियर मेजरमेंट लिया जाता है। तो लीनियर मेजरमेंट आप लोग समझ गए कि लंबाई के माप किस तरीके से लिए जाएंगे, एक सीधी रेखा में जब मेजरमेंट लिया जाएगा, मेजरिंग की जाएगी, उसे लीनियर मेजरमेंट बोलेंगे। अगला टॉपिक दिया गया कोण वाले माप। क्या दिए गए हैं, एंगल मेजरमेंट। एंगल मेजरमेंट कैसे करेंगे, तो पार्ट्स के दो सतह जब आपस में मिलती है, कोई भी कंपोनेंट होगा, मान के चलिए ये कंपोनेंट है, ठीक है, ये क्या है, ये कंपोनेंट है, तो इनकी दो सतह, ये वाली सतह और ये वाली सतह आपस में मिली तो क्या हुआ, यहाँ एक एंगल क्रिएट हुआ। क्या बना है, एक एंगल बना है। तो इस एंगल का मेजरमेंट जब हम लेंगे तो उसके लिए क्या करना होगा, तो क्या होती है, तो कोण बनता है। क्या होता है, कोण बनता है। तो कोण के माप के लिए कोणीय माप कहते हैं। जब इस कोण का माप लेंगे तो क्या कहेंगे, इसे कोणीय माप कहेंगे। इसे यूनिवर्सल बेवल, कॉम्बिनेशन सेट, वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर इत्यादि से क्या किए जाते हैं, मापे जाते हैं। ये औजार के नाम बताए गए, टूल के नाम बताए गए जिसकी सहायता से हम लोग मेजरिंग लेते हैं एंगल के। ओके, तो एंगल को भी देख लेते हैं किस प्रकार का दिया गया। तो ये हमारा यूनिवर्सल बेवल है जिसकी सहायता से हम लोग क्या करते हैं, एडजस्ट करके हम लोग एंगल को चेकिंग करते हैं। उसके बाद बताया गया यहाँ कॉम्बिनेशन सेट है।
कम्बिनेशन सेट में क्या होता है, कम्बिनेशन सेट में अलग अलग प्रकार के हेड लगे होते हैं और इसकी सहायता से हम लोग एंगल को मेजरमेंट करते हैं। और ये हमारा वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर है जो कि एंगल को प्रिसीजन में मेजरमेंट करने की काम करती है। ओके, इस बात को आप लोग जान गए। आगे बढ़ते हैं। आगे बताया गया हमें रेडियल वाले माप। रेडियल वाले माप क्या होते हैं, उत्तल तथा अवतल सतह के माप को रेडियस वाले माप कहते हैं। ठीक है, रेडियस वाले माप जो होते हैं क्या होता है, तो उत्तल या अवतल सतह जो होगा, ऊबड़ खाबड़ सतह जो होगा, वैसे सतहों को मापने के लिए जो उपयोग वो करेंगे, वो जो मेजरमेंट होगा वो क्या होगा, रेडियस मेजरमेंट होंगे। ओके, इसे रेडियस गेज, प्लग गेज व रिंग गेज के द्वारा मापा जाता है। इसको नापने के लिए किस प्रकार का टूल होता है, तो इसको मापने के लिए रेडियस गेज, प्लग गेज और रिंग गेज का उपयोग करते हैं, जो कि आप नीचे देख सकते हैं। ये हमारा क्या है, प्लग गेज है। उसके बाद ये हमारा दूसरा जो दिखाया गया, ये हमारा क्या है, ये हमारा रेडियस गेज है, जिससे हम कि कोई भी कंपोनेंट का जो एंगल होता है, रेडियस जो होता है, उसको हम इजीली चेक कर पाते हैं। ठीक है, उसके बाद ये हमारा रिंग गेज है। रिंग गेज की सहायता से हम लोग किसी भी शाफ्ट का मोटाई को ईजिली चेक कर पाते हैं। ठीक है, तो ये हो गए हमारे रेडियल वाले मेजरमेंट। ओके, क्लियर है यहाँ तक। आगे देखते हैं आगे क्या बताया गया है। आगे दिया गया हमें समतल सतह के माप। समतल सतह के माप कैसे लिए जाएंगे, तो पार्ट्स या जॉब की समतल सतह के माप को समतल सतह का माप कहते हैं। अब कोई भी कंपोनेंट बनाए हम लोग, कंपोनेंट पे मशीनिंग किए, तो मशीन में क्या होता है कि सतह का निर्माण होता है। अब वो कितना शार्प है, कितना एक्यूरेसी में है, उसको नापने के लिए हम लोग जो यूज करते हैं उसको क्या कहते हैं, समतल सतह के माप कहते हैं। इसको नापने के लिए सरफेस प्लेट, स्ट्रेट एज और डायल टेस्ट इंडिकेटर का उपयोग किया जाता है। इसको मापने के लिए किस किस चीज़ का उपयोग किया जाता है, तो स्ट्रेट एज, सरफेस प्लेट और डायल टेस्ट इंडिकेटर का उपयोग किया जाता है। अब ये दिखा देते हैं आपको हम। ये हमारा क्या है, ये हमारा सरफेस प्लेट है। सरफेस प्लेट पे हम क्या करते हैं, किसी भी कंपोनेंट को ले जाते हैं और उसको चेक करने का काम करते हैं कि हमारा सरफेस सही से बना है कि नहीं बना है। ओके, उसके बाद एक होता है स्ट्रेट एज। स्ट्रेट एज की सहायता से हम लोग क्या करते हैं कि सरफेस पे उसको रगड़ कर देखते हैं। अगर वो ज़्यादा घूमता है तो समझ जाते हैं कि सरफेस सही से फिनिश नहीं हुआ, अगर नहीं घूमता है तो समझते हैं कि सरफेस हमारा अच्छे से फिनिश हो गया। और तीसरा हमारा डायल टेस्ट इंडिकेटर। इससे क्या करते हैं कि जॉब को एक जगह फिक्स करके हमें आगे पीछे करके देखते हैं, तो पता चलता है कि हमारे जॉब के सतह में कितनी एक्यूरेसी आई है। ओके, ये हमारा डायल टेस्ट इंडिकेटर जो होता है सतह की समतलता को चेक करने के लिए उपयोग किया जाता है। ओके, ये थे हमारे सतह की समतलता को चेक करने वाले इंस्ट्रूमेंट, और ये हमारा समतल सतह के माप के लिए उपयोग किया जाता है। ओके, तो ये समझ गए आप लोग। प्यारे दोस्तों, जैसा कि स्टार्टिंग में ही, वीडियो के स्टार्टिंग में ही आप लोग को दिखाया गया था कि हम लोग टाइप्स के बारे में जानेंगे, मेथड के बारे में जानेंगे, उसके बाद प्रणाली के बारे में जानेंगे कि कितने प्रकार की से हम लोग मेजरिंग करते हैं। ये सब बात जानने के बाद हम लोग क्या जानेंगे कि सम डायरेक्ट मेजरिंग टूल क्या होते हैं, मतलब कुछ डायरेक्ट मेजरिंग टूल के बारे में जानेंगे, कुछ इनडायरेक्ट मेजरिंग टूल के बारे में जानेंगे, कुछ कंपैरेटिव मेजरिंग टूल के बारे में जानेंगे। तो ये बारी बारी से हम लोग को क्या करना है, जानना है। ओके, तो यहाँ पर पहले देख रहे हैं हम लोग सम डायरेक्ट मेजरिंग टूल। सम डायरेक्ट मेजरिंग टूल में हमारा ये पहला इंस्ट्रूमेंट जो है, इसे बोला जाता है वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर के बारे में हम अगली क्लास में अच्छे तरीके से समझाने वाले हैं, तो आप लोग अगला क्लास भी ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। उसके बाद होता है माइक्रोमीटर, फिर ये हमारा कम्बिनेशन सेट। तो ये हमारा जो है प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट है, इसके बारे में हम आपको अच्छे तरीके से बताने वाले हैं। तो क्लास से जुड़े रहिएगा, हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, और आप नोटिफिकेशन बेल को भी दबा लीजिएगा। तो हम आगे पढ़ेंगे। ये हमारा जो था डायरेक्ट मेजरिंग टूल है। इसके द्वारा क्या होता है कि डायरेक्ट मेजरिंग ली जाती है। ओके, क्या होती है, डायरेक्ट मेजरिंग ली जाती है। किसी भी कंपोनेंट को अगर चेक करते हैं तो उसमें मेजरिंग जो होता है डायरेक्ट आ जाता है। ये हमारा वर्नियर स्केल की सहायता से आ जाता है, माइक्रोमीटर में स्लीव और बैरल की सहायता से आता है, और कम्बिनेशन सेट में जो होता है वो ब्लेड की सहायता से हमारा क्या होता है, डायरेक्ट मेजरिंग आ जाती है। क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद हम देखेंगे आगे बताया गया सम इनडायरेक्ट मेजरिंग टूल। सम इनडायरेक्ट मेजरिंग टूल कैसे होगा, तो इनडायरेक्ट मेजरिंग टूल में जो होता है, हम पहले कैलिपर से क्या करेंगे, किसी भी कंपोनेंट का चेकिंग करेंगे, और उसका जो लेग वो जितना खुलेगा उस लेग को क्या करेंगे, स्टील रूल पे ले जाएंगे और फिर उसको मेजरिंग करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा इनडायरेक्ट मेजरिंग टूल। उसके बाद आउटसाइड कैलिपर में भी वही चीज़ होता है कि हम किसी भी कंपोनेंट को लिए जितना खोलना है उसको खोलेंगे पहले, फिर जाके स्टील रूल पे ले जाएंगे और इसको मेजरिंग करेंगे। उसके अलावा होता है हमारा टेलीस्कोपिक गेज। टेलीस्कोपिक गेज कैसे काम करता है, तो ये इसका जो हैंडल है, ये
प्रेस होती है और प्रेसिंग के हिसाब से हम लोग किसी भी होल का मेजरिंग नाप सकते हैं। ये छोटे जॉब के लिए उपयोगी होता है। इसका जब हम अच्छे से क्लास लेंगे तो आप लोग को पूरी तरह से डिटेल में पढ़ाने वाले हैं। ओके, तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। बस इतना ही बोलेंगे। आगे बढ़ते हैं सम कंपैरेटिव मेजरिंग टूल के बारे में। सम कंपैरेटिव मेजरिंग टूल कैसा होता है? कंपैरेटिव मतलब क्या होता है? कंपेयर करना, मतलब कि एक दूसरे से मिलाना। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये हमारा रेडियस गेज है, जिसमें रेडियस के लिए जो हमेशा पिलर होते हैं, हमारे सारे पिलर पे अलग अलग मेजरिंग के ब्लेड बने होते हैं और जिस ब्लेड का ज़रूरत हमें लगता है, जिस ब्लेड के हिसाब से हमें काम करने की ज़रूरत पड़ती है, उसका उपयोग करते हैं और डायरेक्ट हम लोग कंपेयर करके कंपोनेंट को तैयार कर लेते हैं। ओके, उसके बाद हम देखेंगे अगला ये हमारा प्लग गेज, जो कि हम होल जब बनाते हैं तो होल में गो और नो गो से चेक करते हैं। ठीक है, उसके बाद ये हमारा थ्रेड गेज, जिसमें हम थ्रेड बनाते हैं तो डायरेक्टली उसके पिच को थ्रेड गेज की सहायता से चेक कर लेते हैं। ये भी अलग अलग प्लेट में पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद ये हमारा रिंग गेज से हम शाफ्ट को चेक करते हैं। ये कंपेयर करके चेक करने वाली बात होती है, मतलब कि ये एक साइज में, स्टैंडर्ड साइज में बनाया जाता है, बनाया हुआ रहता है। आपको सीधे कंपोनेंट में चेक करना है, जॉब पे टच करना है, टूल में टच करना है और अगर ये इक्वल टच हो जाता है तो समझ जाएंगे कि हमारा इसमें माप से बन गया। अगर नहीं होता है तो उसको फिर से हमें सुधारने की ज़रूरत पड़ती है। तो ये था हमारा कंपैरेटिव मेजरिंग टूल। ओके, तो हम लोगों ने डायरेक्ट मेजरिंग टूल, इनडायरेक्ट मेजरिंग टूल, कंपैरेटिव मेजरिंग टूल, इन सब चीज़ों के बारे में जान लिया। आगे बढ़ते हम लोग। तो आज का क्लास जो है यहीं तक था। आज के क्लास में हम लोगों ने जाना क्या कि इंट्रोडक्शन क्या होता है मेजरिंग का, मेजरमेंट का। उसके बाद हम लोगों ने जाना कि यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या क्या होते हैं, उसके मेजरमेंट मेथड क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ मेजरमेंट के बारे में हम लोगों ने जाना। फिर कुछ टूल के बारे में जाना कि डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और कंपैरेटिव मेजरिंग टूल जो है किस प्रकार का होता है। तो हम सभी के बारे में धीरे धीरे पढ़ना स्टार्ट किए हैं। सभी के बारे में धीरे धीरे पढ़ेंगे कि मेजरिंग टूल को, डायरेक्ट मेजरिंग टूल जो होता है किस प्रकार से काम करता है, किस टूल का क्या काम है। इनडायरेक्ट मेजरिंग टूल के बारे में भी पढ़ेंगे, कंपैरेटिव मेजरिंग टूल के बारे में भी पढ़ेंगे। तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। तो हम मिलेंगे आपसे अगले क्लास में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।